to Lawsico. So this week in our legal essay series, we are going to discuss about surveillance laws and right to privacy in India. तो आज हम बात करेंगे पेगासस प्रोजेक्ट के बारे में। पिछले एक हफ्ते से जो न्यूज में कंटिन्यूअसली एक न्यूज बनी हुई है वो है पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। तो रिसेंटली द वायर, जो कि एक न्यूज एजेंसी है इंडिया में, इनके द्वारा यहाँ पर सबसे पहले ये इंडिया में बताया गया कि इंडिया के डिफरेंट पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और स्टूडेंट, इन पर सर्विलेंस किया गया है एक स्पाईवेयर से, जिस स्पाईवेयर का नाम है पेगासस। अभी अगर रिसेंटली देखें तो 400 से ज़्यादा नाम आ चुके हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है आगे चल के और भी नाम इसमें आए कि इतने लोगों पर इंडिया में सर्विलेंस किया गया है। पेगासस स्पाईवेयर जो है ये एक टाइप का मेलवेयर है। मेलवेयर क्या होता है? जब भी आपके कंप्यूटर में कोई वायरस या मेलवेयर आता है तो वो आपके कंप्यूटर को, जिस तरीके से वायरस बॉडी में आता है तो वो हमारी बॉडी को डैमेज करता है, उसी तरह मेलवेयर या वायरस हमारी अगर डिवाइस में आ जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, जैसे कंप्यूटर या टैबलेट हो गया या फ़ोन में आ गया, तो वो हमारे डिवाइसेस को डैमेज करता है। अब मेलवेयर में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो पेगासस जो है ये एक स्पाईवेयर है। ये स्पाईवेयर क्या करता है? नाम से ही जैसे पता चल रहा है, ये आपको स्पाई करता है, आपकी जासूसी करता है, आपके मैसेजेस, आपकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा जो है, ये सारा डेटा आपके फ़ोन से लेकर अपने जिसने इसे बनाया है उसके पास में भेज देता है। तो किसने इसे बनाया है? इजरायली फर्म है एनएसओ ग्रुप। एनएसओ ग्रुप ने इस स्पाईवेयर को बनाया है। पेगासस क्या होता है? इसका नाम पेगासस किस तरीके से रखा है? थोड़ा सा अगर हम माइथोलॉजी में जाएंगे, यूरोपियन माइथोलॉजी में जाएंगे, तो पेगासस एक टाइप का हॉर्स है जिसके विंग्स होते हैं। ये हॉर्स को राइड किया था बेलेरोफोन, गॉड बेलेरोफोन ने, और बेलेरोफोन ने फिर जो इविल्स थे, जो मॉन्स्टर्स थे, उनको मारा था पेगासस की हेल्प लेकर। तो जैसे अगर आप पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर में आपको पता चलेगा कि जो गॉड बेलेरोफोन है, इनके हाथ में एक वेपन है, और ये वेपन टच करते से ही, यहाँ पर जो मॉन्स्टर है इसको टच करते से ही वो मॉन्स्टर मर जाता है। उसी तरीके से स्पाईवेयर काम करता है। स्पाईवेयर को सिर्फ, ये स्पाईवेयर एक बार आपके फ़ोन में चला गया, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और स्पाईवेयर ऑटोमेटिक आपका सारा डेटा लेकर एनएसओ ग्रुप, जो इजरायली फर्म है, उसको दे देगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी ये हो गई कि एनएसओ जो ग्रुप है, एनएसओ ग्रुप ने स्पेसिफिकली बताया है कि ये जो स्पाईवेयर है वो केवल कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जो सॉवरेन बॉडी है, केवल उन्हीं को देते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा जो डिस्कशन हुआ कि जर्नलिस्ट पर क्यों किया गया स्पाईवेयर का इस्तेमाल, एक्टिविस्ट पे क्यों किया गया, स्टूडेंट्स पे क्यों किया गया, पॉलिटिशियंस में, अपोजिशन के पॉलिटिशियंस, तो साथ ही साथ जो गवर्नमेंट में भी है उन पर भी ये इस्तेमाल स्पाईवेयर को किया गया। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, सर्विलेंस की बात कर रहे हैं। आज का पूरा डिस्कशन हमारा सर्विलेंस पर रहने वाला है। सर्विलेंस का मीनिंग क्या होता है? अगर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से अगर हम जाने तो सर्विलेंस इज द एक्ट ऑफ carefully watching a person suspected of a crime or a place where a crime may be कमिटेड। मतलब यहाँ पर अगर कोई क्राइम हो जाता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी सर्विलेंस किया जाता है, जैसे जो हमारी एजेंसीज वगैरह यूज़ करती है। और अगर कोई क्राइम हो गया, यहाँ पे एविडेंस इकट्ठा करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपको क्रिमिनल को सजा देनी है तो एविडेंस आपको कोर्ट के सामने लानी पड़ेगी। तो आप सर्विलेंस करते हो और धीरे धीरे कैसे एविडेंस लेकर आ सकते हैं वो पता लगाते हो। तो कोई पर्सन अगर क्राइम करने वाला सस्पेक्टेड है तो उस पर अगर पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो निगरानी रखती है, वो उसको केयरफुली वॉच करती है, तो इस प्रोसेस को हम सर्विलेंस कहते हैं। अब बहुत रिलेट अगर हम इससे करना चाहें तो जो आपने रिसेंटली द फैमिली मैन सीरीज का सीजन 2 आया है, उसके पहले सीजन 1 भी था, तो इसमें जो मनोज वाजपेयी, श्रीकांत एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल करते हैं। तो आपको पता होगा, ये अपने फ़ोन में जस्ट क्लिक करते हैं और आसपास के जो सारे मोबाइल फ़ोन हैं उनका व्हाट्सअप उनके फ़ोन में ओपन हो जाता है। अपनी फैमिली पे भी इन्होंने सर्विलेंस किया हुआ। तो इसी तरीके की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके द्वारा सर्विलेंस किया जाता है। अब इस वेब सीरीज में तो टास्क करके एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो कि अपने आप में टोटली इमेजिनरी है, वास्तविक में नहीं होती। तो वास्तविक में कौन सी एजेंसी यहाँ पे सर्विलेंस करती है उनका लिस्ट हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। कौन कौन सी सर्विलेंस एजेंसी है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे हम आईबी कहते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो,
ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआई, एनआईए, रॉ, डीएसआई और कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। ये कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये एक्चुअली में ये इंटेलिजेंस एजेंसीज को यहाँ पर किसी भी मैसेज को मॉनिटर, इंटरसेप्ट, डिक्रिप्ट करने का यहाँ पर अथॉरिटी मिला हुआ है। तो ये टोटल 10 सेंट्रल बॉडीज है जिनको ये अथॉरिटी मिला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारा गृह मंत्रालय है, उनके द्वारा। तो इन्होंने एक स्टैच्यूटरी ऑर्डर पास करके रूल 4 ऑफ द आईटी रूल्स 2009 के अंतर्गत एक स्टैच्यूटरी ऑर्डर पास करके इन एजेंसीज को ये पावर दिया है। तो 2018 में इन्हें ये पावर मिली है। अब बात ये आता है कि इन्हें पावर मिली है लेकिन अंडर विच लॉ। अब एक ऑर्डर की हमने बात करी, रूल की बात करी, आईटी रूल था। उसके अलावा हमारे देश में अगर हम एक तरीके से बिल्कुल सिक्वेंशियल मैनर में समझते हैं कि इंडिया में सर्विलेंस लॉज कौन कौन से डिफरेंट लॉज में। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि इंडिया में सर्विलेंस से रिगार्डिंग ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। मेन 2 लॉ है जिनमें ये पाया जाता है, जिनमें इसके प्रोविजंस मिलते हैं, इससे रिलेटिंग प्रोविजंस मिलते हैं। सबसे पहला है द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। 1885 मतलब ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम का ये लॉ है। ब्रिटिशर्स ने ये लॉ लाया था। अब टेलीग्राफ से आप समझते हो तो आप कहोगे टेलीग्राफ तो बंद हो गया, फिर आप कैसे सर्विलेंस करोगे। तो यहाँ पर अगर आप इसका सेक्शन 2 में डेफिनेशन देखोगे यहाँ पे मैसेज की, तो मैसेज में एनी टाइप ऑफ मैसेज आता है। फॉर एग्जांपल हमारे अगर टेलीफोनिक फोन है, इससे भी कोई कन्वर्सेशन हो रहा है, मतलब एक फॉर्म ऑफ मैसेज जा रहा है, तो उसलिए इस लॉ का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेक्शन 5(2) जो है ये यहाँ पर गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है, पावर देता है कि वो इंटरसेप्ट कर सकता है कॉल्स को इन सर्टन सिचुएशन। कौन कौन सी स्थिति में, कौन कौन सी सिचुएशन में गवर्नमेंट इंटरसेप्ट कर सकते हैं कॉल को। इंटरसेप्ट मतलब अवरोध कर सकते हैं किन किन कॉल्स को। इंटरसेप्ट का एक ब्रॉडर मीनिंग अगर ले हम यहाँ पे तो मॉनिटर करना, डिक्रिप्ट करना या निगरानी रखना, जासूसी करना किसी के भी कॉल पर या मैसेजेस पर। तो किन सिचुएशंस पे हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि किन सिचुएशंस में गवर्नमेंट अपना पावर इंटरसेप्ट करने का यूज़ कर सकता है। सबसे पहले अगर भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता और संप्रभुता को अगर किसी भी तरीके का हानि हो, उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट मतलब हमारे देश की सुरक्षा, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट और पब्लिक ऑर्डर मतलब हमारे जो रिलेशंस है हमारी कंट्री के दूसरे देशों के साथ में, वो अगर अफेक्ट हो या पब्लिक ऑर्डर अफेक्ट हो। उसके अलावा अगर कोई कमीशन ऑफ एन ऑफेंस हो, कोई ऑफेंस किया गया हो, इन स्थिति में यहाँ पर कॉल्स को गवर्नमेंट इंटरसेप्ट कर सकती है। उसी के यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि कॉल्स को इंटरसेप्ट किया जा सकता है लेकिन जर्नलिस्ट इनसे एग्जम्प्टेड है। अब एग्जम्पशन का भी एक और एग्जम्पशन है कि अगर ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है या अगर भारत की इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है, जैसा प्रोविजो में मेंशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जर्नलिस्ट को जो एक्सेप्शन मिला हुआ है वो एक्सेप्शन का भी एक और एक्सेप्शन हो सकता है, मतलब जर्नलिस्ट को भी आप कर सकते हो। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 1885 में ये लॉ आया, हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, 1950 में हमारा नया संविधान आया और उसके बाद में ये प्रोसेस चलते ही रहा। लगभग 46 ईयर तक इस कानून पे किसने उंगली नहीं उठाई। उसके बाद में पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज सुप्रीम कोर्ट गए और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 1996 में एक ऑर्डर दिया और यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि टेलीग्राफ एक्ट जो है इसमें सर्विलेंस तो आप कर सकते हो लेकिन कोई प्रोसीजर सेफगार्ड ही नहीं है कि किस प्रोसेस से किया जाएगा, ये तो बताया ही नहीं गया है, तो इससे मिसयूज हो सकता है। और ये जो है अगर फ़ोन टैपिंग के जो भी मामले हैं ये सीरियस इन्वेशन होगा इंडिविजुअल की प्राइवेसी का, मतलब उसकी निजता का यहाँ पर ये एक उल्लंघन होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ ज़रूर कही कि डिग्री ऑफ सर्विलेंस हर गवर्नमेंट में होता है और होना ज़रूरी भी होता है। इंटेलिजेंस आउटफिट या टेररिज्म ऐसी जो गतिविधियां हैं देश के अगेंस्ट उससे देश को बचाने के लिए। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि राइट टू प्रिवेसी जो है सिटीजन का, जो नागरिक का निजता का अधिकार है, वो भी प्रोटेक्ट, वो भी सुरक्षित रहना चाहिए। और उसी के बाद में फिर टेलीग्राफ अमेंडमेंट
रूल्स 2007 आए। मतलब आप समझ रहे हैं 96 में यहाँ पर जजमेंट आया, उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा 11 साल लग गए नए रूल्स लाने के लिए। उसमें प्रोसेस सेटअप की गई और यह बताया गया कि अगर आपको इंटरसेप्ट करना है, टैपिंग करना है, तो यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके सेक्रेटरी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और स्टेट के मामले में अगर हम देखें तो जो स्टेट में होम डिपार्टमेंट होता है, गृह विभाग होता है, इसके इंचार्ज से रिस्पेक्टिव जो भी स्टेट है उस स्टेट के होम डिपार्टमेंट के इंचार्ज से ये परमिशन लेनी होगी। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, इंचार्ज नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, उस कंडीशन में यहाँ पे जो जॉइंट सेक्रेटरी है उनसे भी परमिशन ली जा सकती है। उसके बाद में बात ये आती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसके रूल्स के अंतर्गत 10 एजेंसीज को यहाँ पर पावर मिला हुआ है सर्विलेंस का। तो इस एक्ट के बारे में भी देख लेते हैं। हमने रूल्स में देखा, उससे पहले हम एक्ट की बात करें तो इसका सेक्शन 69 जो है, सेक्शन 69 में ये पावर मिला हुआ है गवर्नमेंट को, पावर टू इशू डायरेक्शन फॉर इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब कंप्यूटर रिसोर्सेज में जो हमारे फोन्स है, लैपटॉप है, टैबलेट है, आईपैड है, ये सभी इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर ये एक कंप्लीट लीगल फ्रेमवर्क दिया गया इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के लिए। उसके बाद में यहाँ पर एक कंडीशन प्रेसिडेंट है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस के लिए इस सेक्शन का यूज किया जा सकता है। अब एक और चीज है, अगर हम पीछे देखें टेलीग्राफ एक्ट में, तो यहाँ पर जो कंडीशन प्रेसिडेंट होता है टेलीग्राफ एक्ट में, वो कभी अगर देश के अगेंस्ट इंटरेस्ट में जा रहा है या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, उस कंडीशन में आप सर्विलेंस यूज कर सकते थे। लेकिन सेक्शन 69 ने यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज को और पावर दे दी। जो रूल्स न्यू आए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर ऑफ फॉर सेफगार्ड ऑफ इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स 2000 जो आए, उसने अपने आप में एम्बिट काफी बढ़ा दिया यहाँ पर, और कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस के लिए भी इस्तेमाल अब सर्विलेंस का किया जा सकता है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस में आप कहोंगे ये तो सही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस में फॉर एग्जांपल ये पूरा कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी पे रहता है कि वो किस पर्सन पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसे अरेस्ट कर रही है। टोटली जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम सबसे पहली ये आ रही है कि यहाँ पर जो ओपेसिटी हो गई, गवर्नमेंट की टोटल ओपेसिटी हो गई कि वो इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग की एक्टिविटीज को लेकर, मतलब कंप्लीटली एक यहाँ पर अस्पष्टता हमें देखने को मिलती है। अब बात आती है राइट टू प्रिवेसी की, निजता के अधिकार की। तो 2017 में KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में राइट टू प्रिवेसी जो है इसे फंडामेंटल राइट माना गया। PUCL के हमने जजमेंट में देखा था कि यहाँ पे इंडिविजुअल की प्राइवेसी की बात की गई थी, लेकिन इसे फंडामेंटल राइट नहीं माना गया था। तो उसके कुछ 21 साल बाद यहाँ पर जस्टिस KS पुट्टास्वामी केस में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि आर्टिकल 14, 19 और 21 के अंडर राइट टू प्रिवेसी आता है, और यहाँ पर हमारे देश में डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। तो और गवर्नमेंट को साथ में डायरेक्ट भी किया कि आप एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर आ जाइए। उसके बाद में अगर हम देखें राइट टू प्रिवेसी की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हम जितनी भी फंडामेंटल राइट्स देखते हैं, हर फंडामेंटल राइट में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से राइट टू प्रिवेसी भी एब्सोल्यूट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रितेश सिन्हा वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में। 3 जजेस की बेंच थी, जिसमें उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता, जस्टिस संजय खन्ना, इन 3 जजेस की ये बेंच थी, जिन्होंने ये तो माना कि राइट टू प्रिवेसी जो है ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस है। इसीलिए अगर पब्लिक इंटरेस्ट को यहाँ पर फोरमोस्ट माना है और उसके बाद में राइट टू प्रिवेसी माना है। अगर आपका पब्लिक इंटरेस्ट या यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ नेशन अगर अफेक्ट हो रही है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के मामले हो गए, और पब्लिक इंटरेस्ट के मामले में यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है राइट टू प्रिवेसी के ऊपर। उसके अलावा और अगर हम इस मामले में जाए राइट टू प्रिवेसी विज़ अगर हम सर्विलेंस की बात करें, तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस विजय राव, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और KS पुट्टास्वामी केस में। तो यहाँ पर
राइट्स एंड लिमिटेशन की जब भी बात करते हैं तो 4 स्टेजेस से गुजरना जरूरी है कि सर्विलेंस अगर आपको यूज करना है तो आपको इन 4 स्टेजेस को पालन उसका करना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले लेजिटिमेट गोल स्टेज। लेजिटिमेट गोल स्टेज का मतलब ये है कि आप सर्विलेंस किस कारण से कर रहे हो, उसका आपका लेजिटिमेट गोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम के लिए कर रहे हो या आप यहाँ पर कंट्री की सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो तो ये अपने आप में लेजिटिमेट है, कानूनी रूप से मान्य है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात होनी चाहिए कि लेजिटिमेट गोल होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर पॉलिटिकल राइवलरी या पोजीशंस को के ऊपर सर्विलेंस कर रहे हो या खुद ही की आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर सर्विलेंस कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर सर्विलेंस कर रहे हो, तो ये बिल्कुल लेजिटिमेट गोल के पर्व्यू में नहीं आएगा। उसके अलावा सूटेबिलिटी और रैशनल कनेक्शन स्टेज, यहाँ पर बताया गया है कि एक सूटेबल मीन्स से आपका जो लेजिटिमेट गोल है वो अचीव होना चाहिए। सर्विलेंस कर रहे हो लेकिन आप कानून के दायरे में ही, कानून की जो सेफ गार्ड प्रोसीजर है उसके अंतर्गत ही आपको करना जरूरी है। उसके अलावा नेसेसिटी स्टेज 3rd स्टेज है जिसमें बताया गया कि अगर आपके पास में ऐसी ही स्थिति में आपको सर्विलेंस रूल लॉज का इस्तेमाल करना चाहिए और यहाँ पर प्रिवेसी जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, जिस कंडीशन में आपके पास में कोई और अल्टरनेटिव है ही नहीं। उसके अलावा बैलेंसिंग स्टेज अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इतना भी यहाँ पर आपको एक्सेस रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने चाहिए कि जो राइट होल्डर है उस पर एक डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट पड़े, मतलब एकदम विपरीत यहाँ पर जो राइट होल्डर है उस पर प्रभाव पड़े। इस तरीके से भी आपको लॉ का इस्तेमाल, रिस्ट्रिक्शंस का इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात ये आती है कि हमने लॉ के बारे में देख लिया, हमने राइट टू प्राइवेसी के बारे में देख लिया, विज़ दोनों के बारे में बात कर ली, तो क्या हमारे लॉ में कुछ रिफॉर्म लाने ज़रूरी है? तो इसका आंसर है हाँ, ज़रूरत है इंडिया को कि यहाँ पे जो हमारा सर्विलेंस का लॉ है इसे रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें क्योंकि उसमें शामिल करने की ज़रूरत है। जैसे अगर हम यूके और यूएस में बात करें तो इनके पास में अपने आप में ऑलरेडी यहाँ पर लॉज है। यूके में अगर हम बात करें तो रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटरी पावर एक्ट 2000 है। यूएस में उससे और पहले लॉ आया हुआ है फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विलेंस एक्ट ऑफ 1978, क्योंकि 1972 में ऑलरेडी इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे सर्विलेंस का मामला यूएस में काफ़ी उछला था। उसके बाद में ये स्वाभाविक था कि वहाँ पे कोई लॉ आना ही था। तो हम जब भी भारत के सर्विलेंस की लॉ की बात करते हैं तो इस यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है हमें हमारे लॉ में होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप डेटा किसी का ले रहे हो, इंटरसेप्ट कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो या कलेक्ट कर रहे हो तो उसका टाइम लिमिट होना चाहिए कि आप डेटा कब तक अपने पास में रिटेन करके, रिटेंशन कब तक आप डेटा अपने पास में रख रहे हो। उसके अलावा लाइबिलिटी फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसका डेटा इकट्ठा कर रहे हो तो हो सकता है यहाँ पे आपको केवल डाउट हो इसलिए ही आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो, तो यहाँ पर जिस तरीके से आप डेटा आपने इकट्ठा किया है उसका यूज जो है वो केवल उसी मामले के लिए होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल किसी पर आपको शक है, आप उसके फ़ोन में आपने उसके फ़ोन को टैप किया, आप उसके मैसेजेस रीड कर रहे हो, लेकिन केवल आपको उन्हीं मैसेज तक जाना है जो कि आपकी कंट्री के या ऑफेंस से रिलेटेड है। आप वहाँ पर अगर उनके पर्सनल चैट्स में जा रहे हो तो ये अपने आप में अनऑथराइज्ड एक्सेस हम इसे मान सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर डिस्क्लोजर ऑफ इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन जो है वो भी करना ज़रूरी है और यहाँ पर लाइबिलिटी रहेंगी कि जिस चीज़ के लिए आपने यहाँ पर सर्विलेंस किया है केवल उसी के लिए यूज़ करना ज़रूरी है। उसके अलावा पार्लियामेंट्री और जुडिशियल ओवरसाइट ज़रूरी है, तभी होगा तो कोई प्रोसेस ऑलरेडी यहाँ पर इस्टेब्लिश होंगी। अब जरा ऐसा सोचिए कि सर्विलेंस हुआ है लेकिन अगर वो किसी कानून के अंतर्गत हुआ ही नहीं है तो हम आर्टिकल 32 और 226 ऑफ यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हुए हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में, तो वो हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ओपेक मेथड से हुआ है। किसी को पता ही नहीं होगा कि अगर सर्विलेंस मुझ पर हुआ है तो वो इस प्रोविजंस का कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंट्री भी ओवरसाइड रहे और उसके साथ में जुडिशियल ओवरसाइड भी इस पर बना रहे। अब कुछ कंसर्न्स की बात है कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे देश में, हम पत्रकारिता को, हम प्रेस को 4th पिलर मानते हैं हमारे डेमोक्रेसी का, लेकिन अगर देखें तो इस मामले में भी जो आरोप लगाए गए हैं कि जर्नलिस्ट, काफ़ी ज़्यादा जर्नलिस्ट पर यहाँ पर सर्विलेंस किया गया है। अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की माने तो इंडिया 142nd रैंक पे है आउट ऑफ 180 कंट्रीज, मतलब हमारे देश में
जो प्रेस फ्रीडम है ये काफ़ी पीछे आती है। उसके अलावा राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो ये अफेक्ट होता है सर्विलेंस से, तो इसीलिए भी हमारे लिए कंसर्न है। उसके अलावा अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो अथॉरिटेरियन रिजीम जब भी आता है, निरंकुश शासन जब भी आता है, तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है। और जैसे मैंने डिस्कस करा अगेंस्ट ड्यू प्रोसेस कि आप सर्विलेंस यूज कर रहे हैं, तो अगर आप सीक्रेटली यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आर्टिकल 32 और 226 जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया पाएगा, इसलिए अगेंस्ट द ड्यू प्रोसेस होता है। तो चलिए आज का डिस्कशन थोड़ा हमारा लंबा गया है, लेकिन थैंक यू आपने, अगर आप पेशेंटली अभी लास्ट तक सुन रहे हैं तो आपका क्या ओपिनियन इस बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। उसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम जो डिफरेंट हैंडल्स है उनसे भी जुड़ सकते हैं। जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लॉ सीखो जुडिशरी, लॉ सीखो क्लैट प्रेप और यूजीसी नेट लॉ सीखो, ये कुछ चैनल्स हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, आप सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। इसी तरीके का फ्री और इंटरेस्टिंग मटेरियल जो है लॉ और करंट अफेयर से रिलेटेड आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। उसके अलावा आपको अगर ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप यूट्यूब पर, तो अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए, इससे रिलेटिंग मटेरियल चाहिए, इस एपिसोड से रिलेटिंग, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आप चाहे अगर आप YouTube पे इसे सुन रहे हैं और अगर आप केवल ऑडियो फॉर्म में इसे सुनना चाहे तो आप हमारे डिफरेंट पॉडकास्ट जो प्लेटफॉर्म हैं, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, एंकर और गूगल पॉडकास्ट पे आप सिर्फ सर्च कर सकते हैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, जहां पे आपको डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस और साथ ही साथ हर सैटरडे एक सोशो लीगल अफेयर पर, एक सोशो लीगल इश्यूज पे आपको डिस्कशन भी सुनने को मिलेगा। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।